हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की। जो हमारी बुक्स है उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो हमारी दूसरी बुक है भारत वाली, उसमें हम लोगों ने जो पहला चैप्टर है वो शुरू किया था, और उसका जो पहला पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। अब हम हमारी इस दूसरी वीडियो में भारत में जो रियासतें थी, वो रियासतें कौन कौन सी थी और उनका विलय किस प्रकार से हुआ, जो कि भारत में एक तरीके से विलय नहीं होना चाहती थी, उन रियासतों का विलय भारत में किस प्रकार से हुआ, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि भाई भारत में ऐसी मेनली 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? मेनली ऐसी 4 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी? पहली थी कश्मीर, और दूसरी थी जूनागढ़, तीसरी थी हैदराबाद, और चौथी थी सिक्किम। तो ये मेनली 4 रियासतें थी जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था, और सरदार पटेल के द्वारा इन 4 रियासतों को भारत में मिलाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे हैदराबाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद के जो उस समय शासक थे उन्हें निज़ाम कहा जाता था, और हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो उस समय विश्व के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं उनमें उनमें शुमार थे। यानी कि भारत यानी विश्व में उस समय जितने भी अमीर व्यक्ति थे उनमें से एक अमीर व्यक्ति हमारे जो हैदराबाद रियासत थी उसके नवाब थे, यानी निज़ाम थे। तो हैदराबाद रियासत के निज़ाम थे। तो 1947 में इनसे कहा गया कि भैया आप भारत में मिल जाइए, पर इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ समय चाहिए। किसके लिए? भाई हमें देखना है कि भाई भारत सरकार किस प्रकार से शासन करती है, भारत सरकार की नीतियां वगैरह क्या रहती हैं। तो भारत सरकार ने उस समय जो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी, और उनके बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते को भारत के द्वारा किया गया था। तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि भाई भारत और जो निज़ाम था उसके बीच में एक समझौता होता है, और उस समझौते में ये कहा जाता है कि भाई कुछ समय दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? वो समय निज़ाम को दिया जाएगा कि वो भारत में मतलब भारत में कुछ समय के बाद मिलेंगे, और भारत की जो प्रणाली है उसे देखेंगे कि भाई भारत किस प्रकार से शासन कर रहा है, और उसके बाद वो अपने जो राज्य है उसे भारत में मिलाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं भाई ये समझौता कब हुआ था। तो देखिए, तो नवंबर 1947 में, यानी कि नवंबर 1947 में, नवंबर 1947 को समझौता हुआ। नेहरू ये कह सकते हैं भारत व निजाम के बीच में समझौता हुआ था। भारत व निजाम के बीच में यह समझौता हुआ था। भारत व निजाम के बीच में समझौता हुआ था, और इस समझौते में ये कहा गया था कि भाई भारत निजाम को कुछ समय देगा, जिससे वे भारत की शासन प्रणाली को देख सकें, और उसके बाद भारत में मिलने का जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो बना सकें। परंतु ऐसा हो पाता क्योंकि निजाम के मन में ही चल रहा था कि भाई मैं भारत में ना मिलकर पाकिस्तान में मिलूं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो निजाम को बहुत सारा धन दौलत और कई सारी स्वायत्ताएं दे रहा था, कई सारे प्रलोभन दे रहा था कि भाई अगर आप पाकिस्तान में मिलते हैं तो हम आपको पाकिस्तान में कई सारे उच्च पद देंगे, उसके अलावा पाकिस्तान की जो राजनीति है उस पर आपका ही अधिकार होगा। इस तरह के कुछ प्रलोभन दिए गए थे, किसको? निजाम को। परंतु निजाम ने पाकिस्तान के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया था कि भाई हम पाकिस्तान में मिले। परंतु उस समय भारत की जो भौगोलिक संरचना थी, यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया था, वो ऐसा था कि भाई हैदराबाद भारत के बीच में स्थित था। और हैदराबाद भारत के बीच में किस प्रकार से स्थित था अगर आप देखें तो वर्तमान का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और कुछ हिस्सा तेलंगाना का। ये हिस्सा जो है ये मिलकर बनाते थे हैदराबाद रियासत को। यानी कि अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो इंडिया के मैप में अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र से ये वाला हिस्सा, यानी कि कुछ इस तरफ का हिस्सा, यानी कि यहां से अगर हम लोग इसे प्रारंभ करें तो यहां से ये होते हुए ये कुछ इस प्रकार से इतनी बड़ी रियासत जो थी वो हमारी रियासत थी, रियासत हैदराबाद। तो तो इस रियासत का पाकिस्तान में मिल जाना एक बहुत बड़ा संकट हो सकता था भारत के लिए। इसीलिए इसलिए जो भी हैदराबाद की मांगे थी उन्हें कुछ हद तक मानने के लिए भारत की जो सरकार थी उस समय की वो राजी हो रही थी। परंतु तभी
क्या होता है, तेलंगाना में किसानों का एक विद्रोह हो जाता है। यानी कि जो वहाँ के जमींदार थे तेलंगाना के, उन पर वो जमींदार किसानों पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे, किसानों से जबरदस्ती कर वसूल रहे थे, एक्स्ट्रा कर वसूल रहे थे, उन्हें पीड़ित किया जा रहा था। तो किसानों के बीच में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया और वो विद्रोह तेलंगाना से होते हुए हैदराबाद तक आ गया। ठीक है, उस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था कि सोशल मीडिया के द्वारा आपको जानकारी मिल जाए, परंतु तो इस समय जानकारी जो थी वो भारत सरकार को नहीं मिल पा रही थी। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उनके द्वारा एक सैन्य संगठन का गठन किया गया, जिसे कहा गया रजाकार। क्या कहा गया? उसे कहा गया रजाकार। रजाकार का मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसे कट्टर धार्मिक सेना होती है जो किसी भी प्रकार की बर्बरता करने से नहीं चूकती, यानी कि किसी भी प्रकार का जो कुकर्म है वो कर सकते हैं। इनके द्वारा इन्हें छोड़ दिया गया और इनके द्वारा विद्रोह को दमन करने का बहुत अधिक कार्य किया गया। तो हैदराबाद के जो किसान थे वो इन सबसे पीड़ित होने लगे रजाकारों से। रजाकार सड़कों पर निकलते थे और हिंदुओं को जो थे वो मारते थे। जो भी उनके आगे विद्रोह करता था उन्हें मार दिया जाता था, उनके घरों में घुसकर आग लगा दी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। उसके अलावा जो वहाँ के किसान थे वो जब इससे पीड़ित होने लगे तो वो वहाँ के जो समीपवर्ती जो राज्य थे उनमें प्रवेश करने लगे। यानी कि जो उस समय की हैदराबाद रियासत थी उसके पास के जो राज्य थे, जैसे कि तमिलनाडु है, केरल, उनमें आने जाने लगे, उनमें विस्थापित होने लगे। तो वहाँ की या जनता को या वहाँ की सरकारों को पता लगने लगा कि भाई हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है हैदराबाद में। तो उस समय की जो हैदराबाद रियासत की जो कांग्रेस सरकार थी, यानी कि कांग्रेस सरकार की जो हैदराबाद की टीम थी, ठीक है, उसके द्वारा आंदोलन किया गया और उसके द्वारा हैदराबाद में अपने पदों को छोड़ दिया गया और इस तरह के कार्यों के लिए हैदराबाद के जो निजाम है उसकी निंदा की गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक सेना भेजी गई और सितंबर 1948 को जो हैदराबाद है उसे भारत में मिला लिया गया। सेना भेजी गई और निजाम से हस्ताक्षर करवाए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे और भारत में मिला लिया गया किसको? हैदराबाद को। तो कब मिलाया गया था? सितंबर 1948 को भारत में मिलाया। ठीक है, और आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से जो हैदराबाद रियासत है वो भारत में मिल जाती है। इसे हम लोग एक बार दोबारा से देख लेते हैं। भाई हैदराबाद शुरू में भारत में मिलने से मना कर देती है। उसके बाद भारत सरकार और निजाम के बीच में एक समझौता होता है जो कि 1947 के नवंबर माह में होता है और दोनों के बीच में ये समझौता होता है कि भाई हैदराबाद कुछ समय के लिए भारत स्वतंत्र रहेगा, उसके बाद भारत में मिल जाएगा। परंतु तत्पश्चात अगले वर्ष ही यानी 1948 में किसानों का एक विद्रोह उत्पन्न होता है जो कि तेलंगाना में हुआ था। वहाँ पर जमींदारों के द्वारा किसानों को पीड़ित किया जाता है, जिसके द्वारा किसान विद्रोह कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, जो कि हैदराबाद तक पहुँच जाता है। तब हैदराबाद का निजाम रजाकार नाम के एक सैन्य संगठन को गठित करता है जो कि इस आंदोलन को दबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जब किसान विस्थापित होकर अलग अलग राज्यों में शरण लेने जाते हैं तो भारत सरकार को उसका ज्ञान होता है और भारत सरकार के द्वारा सेना भेजकर यहाँ पर जो भारत में इसका विलय करवा लिया जाता है और ये कार्य किया जाता है सितंबर 1948 को। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि भाई हैदराबाद का जो पूरा विलय है वो किस प्रकार से भारत में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दूसरे विलय के बारे में। दूसरा विलय है मणिपुर का। कौन सा है? मणिपुर का विलय। तो मणिपुर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मणिपुर जो था वो भारत का पहले से हिस्सा नहीं था। यानी कि हम लोग अगर इस प्रकार से कहें तो भाई नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य थे वो पूर्व में भारत के हिस्से नहीं थे, असम को छोड़कर। यानी कि असम जो था वो एक अपने आप में बहुत सारे राज्यों को समेटे हुआ था और वो उस असम का जो विस्तार था वो बहुत ज़्यादा अधिक था। और उस समय की जो उत्तर पूर्व के जो राज्य थे, यानी कि जैसे कि ये मणिपुर हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है जिसे पहले फिजो कहा जाता था, वो भारत के अंग नहीं थे, उन्हें भारत के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में उस समय महाराजा बोधचंद्र, क्या मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में राजा बोधचंद्र, मणिपुर में राजा थे कौन? राजा बोधचंद्र। कौन से राजा थे? राजा बोधचंद्र। तो बोधचंद्र के सामने एक शर्त रखी गई, यानी कि सरकार ने कहा कि भाई भारत में आप मिल जाइए
ठीक है। परंतु बुद्धचंद्र ने इसके लिए मना कर दिया और बुद्धचंद्र ने कहा कि भाई हम भारत में मिलने को राजी तो हो जाएंगे, परंतु हमारी जो स्वायत्ता है वो बरकरार रहेगी। स्वायत्ता का मतलब है कि भाई आप हमारे, मतलब भारत ने ये कहा कि भाई आपकी स्वायत्ता बरकरार रहेगी, आप भारत में मिल जाएगी। यानी कि जो मणिपुर रियासत है उसके जो विदेश संबंध है, उसका जो संचार है, उसकी जो सेना है, उन सबको भारत के द्वारा हैंडल किया जाएगा। बाकी के जो कार्य हैं वह सारे मणिपुर के जो राजा हैं उनके द्वारा हैंडल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कार्य चल ही रहे थे। तब क्या हुआ, 1948 के जून में, कब, जून 1948 में, जून 1948 को क्या होता है, जून 1948 को मणिपुर में जनमत संग्रह करवाया जाता है। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर जनमत कहां पर करवाया गया था, जनमत, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में वयस्क मताधिकार के आधार पर जनमत करवाया गया और जनता से राय मांगी गई कि भाई आप कहां पर जाना चाहते हैं, किस प्रकार से होना चाहिए। तो भाई जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिया और भारत में मणिपुर को मिला लिया गया था। ठीक है, तो उस समय जो मणिपुर की विधानसभा थी उसमें इस बात का बहुत अधिक विरोध हुआ कि भाई भारत इस प्रकार से, किस प्रकार, मतलब भारत हमें अपने अंदर किस प्रकार से मिला सकता है। भारत के मध्य हमारे मध्य समझौता था कि स्वायत्ता बरकरार रहेगी, परंतु भारत ने इसका पालन नहीं किया और भारत ने हमें अपने अंदर मिला लिया। उस समय मिलाने का कारण ये था क्योंकि जो भारत था वो वो जो घटनाएं हो रही थी उत्तर पूर्व में उनसे बहुत अधिक आयातित था, और जो महाराजा भोजचंद्र थे वो चीन से और कह सकते हैं कि बांग्लादेश से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, यानी बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान से। तो इस कारण से बोधचंद्र जी ने उन्हें, मतलब बोधचंद्र जी को हटा दिया गया और मणिपुर में स्वायत्ता को हटाकर भारत में उसे मिला लिया गया और भारत का एक अंग बना लिया गया। अब बात करते हैं हमारे तीसरे चीज के बारे में, तीसरे स्थान के बारे में, जो कि है जूनागढ़। चलिए देखते हैं। देखिए, हम अब हमारे तीसरे स्थान के बारे में बात करते हैं जो कि है जूनागढ़। देखिए, हमारा जो कश्मीर है उसके बारे में हम लोग, हमारे एक और चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे और वो चैप्टर हम लोग पहले चैप्टर के बाद, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट होते ही वो चैप्टर करवा देंगे, ताकि जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसकी पूरी चीज उसमें आ जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, कश्मीर उस चैप्टर में सिर्फ यही नहीं है कि भाई कश्मीर का विलय कैसे हुआ, उसमें यह भी है कि भाई कश्मीर की जो राजनीति है वो इतनी उलटफेर वाली क्यों रही, कश्मीर में हिंदू पंडितों को क्यों मारा गया, क्यों उन्हें बाहर भगाया गया, और जो धारा 370 है उसका पूरा वर्णन उसमें किया गया है। तो हम एक काम करते हैं, उस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होते ही वो वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला। उसके बाद उसके वो कंप्लीट होते ही हम हमारे दूसरे चैप्टर पर आ जाएंगे, जिससे कश्मीर वाला जो पूरा मुद्दा है वो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं जूनागढ़ के बारे में। देखिए, जूनागढ़ के साथ कश्मीर जैसी स्थिति थी। जूनागढ़ में क्या है कि कश्मीर में क्या है कि जो शासक था वो हिंदू था और जनता जो थी वो मुस्लिम थी। जबकि जूनागढ़ में स्थिति ये थी कि भाई जो शासक था वो मुस्लिम था और जनता जो थी वो अधिकतर हिंदू थी। जनता जो चाहती थी वो चाहती थी कि भाई हम भारत में मिल जाएं, शासक चाहता था कि भाई पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, तो शासक जो थे जूनागढ़ के वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके रिश्तेदार थे और उनका पहले से ही मन था कि वो पाकिस्तान में मिलेंगे। परंतु अगर जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाता तो भारत के लिए एक आंतरिक अशांति बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आंतरिक आतंकवाद की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए जूनागढ़ भारत में पाकिस्तान में नहीं मिल पाया। तो पाकिस्तान वालों ने जूनागढ़ को कई प्रलोभन भी दिए। ठीक है, तो जूनागढ़ की जो रियासत है उसमें जब पाकिस्तान के द्वारा उनको मिलाने का प्रयत्न किया गया, यानी प्रयास किया गया, तो जनता ने विद्रोह किया और जनता जो है वो वहां से समीपवर्ती इलाकों में जाने लगी। तो जब समीपवर्ती इलाकों में जाने लगी तो जब भारत सरकार को उसका पता चला तो भारत सरकार ने वहां पर सेनाएं भेजी और सेना भेजकर वहां पर जो सिचुएशन है उन्हें कंट्रोल करने के लिए कहा। मतलब सेना से कहा कि भाई आप जो है वो वहां के नवाब से बात कीजिए। तो नवाब को जैसे पता चला कि भाई भारत की सेना यहाँ पर आ रही है, वो सेना लड़ने के लिए नहीं आ रही थी, वो सेना आ रही थी वार्ता करने के लिए। ठीक है, तो जैसे नवाब को पता चला वो नवाब भाग गए, कहाँ पर, पाकिस्तान में भाग गए। ठीक है, अपना सारा सामान बांध कर, और वहां के जो नवाब के जो कह सकते हैं इस तरीके से वजीर थे, यानी कि जो मंत्री थे वो वहीं पर थे और उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसका नाम था मोहब्बत खां। मोहब्बत खां के द्वारा मोहब्बत
खां के द्वारा ये बात की, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए और उन्हीं के द्वारा भारत का विलय करवाया गया जूनागढ़ में। तो भारत का में जो विलय वो जूनागढ़ का ऐसे ही आसानी से नहीं हो गया। जूनागढ़ में जब नवाब ने कह दिया कि भाई हाँ जूनागढ़ भारत में रहेगा, तो फिर भी भारत की सरकार ने जूनागढ़ के नागरिकों का सम्मान करते हुए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह के बाद में जूनागढ़ को भारत में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट करवाई। ठीक है, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि भाई जूनागढ़ को जबरदस्ती भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जूनागढ़ है इसका विलय भारत में हुआ था। और इन सभी कार्यों को करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई जूनागढ़ का विलय, जो मणिपुर है उसका विलय और जो हैदराबाद है रियासत उसका विलय भारत में किस प्रकार से हुआ। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि भाई इस वीडियो में हम लोग विलयों के बारे में पढ़ेंगे और इससे अगली वाली वीडियो में यानी थर्ड पार्ट में हम लोग विभाजन के बारे में पूरा समझेंगे कि भाई विभाजन की कौन कौन सी त्रासदी थी, कौन कौन सी घटनाएं विभाजन के समय हुई थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो का पहला पार्ट चाहिए तो आप वो चैनल से देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।